अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः पौषशुद्ध चतुर्थी दिनांक 26 दिसंबर 2022। चरक्षारि स्थान अध्याय 8। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तद्यथा एकैकजा मृदवः अल्पः स्निग्धः सुबद्धमूलाः कृष्णाः केशाः प्रशस्यन्ते। तो अलग अलग एक एक इस प्रकार के मृदु अल्प स्निग्ध सुबद्ध मूल कृष्ण केश ये प्रशस्त है। तो अभी सौंदर्य के बारे में काफी बहस की जाती है, तो ये सब जो वर्णन है ये हम देखने की कोशिश करें और उसको प्रचलन में लाने की कोशिश करें। स्थिरा बहलात्वक प्रकृत्याति संपन्नम ईषत् प्रमाणाति वृत्तम अनुरूपम आतपत्रोपमम शिरः व्यूढ़म दृढ़म समम श्लिष्ट शंख संधि ऊर्ध्व व्यंजन संपन्नम उपचितम वलिम वर्धचंद्राकृति ललाटम बहलौ विपुल समपीठौ समौ नीचैर्वृद्धौ पृष्ठतो अनुवतौ श्लिष्ट कर्णपुत्रकौ महाच्छिद्रौ कर्णौ। यहाँ तक आए थे मेरे ख्याल में। ईषत् प्रलंबिन्यौ अंसगते समय संहते महत्यौ भ्रुवौ। थोड़े नीचे झुके हुए असंगत मिल एक दूसरे में मिले नहीं, इस प्रकार के समय संवत और बड़े ये भ्रू होने चाहिए। समय समाहित दर्शने व्यक्त भाग विभागे बलवती तेजोसोपन्ने स्वंगापांगे चक्षुषी स्वंगापांग। अच्छा, सम समाहित दर्शन व्यक्त भाग विभाग तो कृष्ण मंडल शुक्ल मंडल वगैरह जो ये स्पष्ट हो बलवती तेजसोपन्ने तेजस से युक्त स्वंग अपांगे सुअंग और अपांग इस प्रकार के चक्षुषी रुज्वी महोच्छ्वासा वंश संपन्ना ईषद अवनताग्रा नासिका। तो रुज्वी महोच्छ्वास वाली वंश संपन्ना ईषद अवनताग्रा वंश संपन्ना।
दिया नहीं है। वंशज से संपन्न इस प्रकार का थोड़ा अर्थ होगा। थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई, अग्रभाग उसका झुका है, इस प्रकार की नासिका होनी है। महद रुजु सन्निविष्ट दंतम आस्यम, तो मुख बड़ा होना चाहिए। रुजु सन्निविष्ट दंत, अच्छी तरीके से दांतों का निवेश जिसमें इस प्रकार का मुख होना है। आयाम विस्तारोपपन्ना श्लक्षणा तन्वी प्रकृति वर्ण युक्ता जिह्वा, आयाम विस्तार से युक्त श्लक्षण तनु प्रकृति वर्ण युक्त इस प्रकार की जिह्वा होनी चाहिए। श्लक्षणम युक्तो पचयम उष्मोपन्नम रक्तम तालु, उष्मोपन्न, तो श्लक्षण उपचय और उष्मा से उपपन्न इस प्रकार का रक्त वर्ण की तालु होनी चाहिए। महान अधीनः स्निग्धः अनुनादि गंभीर समुत्थो धीरः स्वरः, तो महान दीन जो नहीं हो इस प्रकार का स्निग्ध अनुनादी, एक को जिसका आता है इस प्रकार से गंभीर समुत्थः धीरः स्वरः, नीचे से आने वाला गंभीर समुत्थ धीर इस प्रकार का स्वर है। ये ओंकार जब करते हैं तब वो जितना नीचे से आए, मूल बंध से आए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। नास्ति स्थूलौ नाति कृशौ विस्तारोपपन्नौ आस्य प्रच्छादनौ रक्तौ ओष्ठौ, ज्यादा स्थूल भी नहीं ज्यादा कृश भी नहीं, विस्तार से उपपन्न और मुख को पूरी ढकने वाले इस प्रकार से रक्तवर्ण ओष्ठ होने चाहिए। महत्यव हनु, ये हनु दो क्या बताते हैं ये शायद राइट एंड लेफ्ट ये दोनों को साथ में मिलाकर हनु बनती है इस प्रकार से, तो दो हनु है इस प्रकार से। वृत्ता नाति महती महती ग्रीवा, वृत्त और ज्यादा बड़ी नहीं इस प्रकार की ग्रीवा होनी चाहिए। व्यूढ़म उपचितम उरहा, व्यूढ़ और उपचित इस प्रकार का उर होना है। गूढ़म जत्रु पृष्ठवंशस्य पृष्ठवंशस्य, तो जत्रु और पृष्ठवंश ये गूढ़ इस प्रकार का होना चाहिए, तो मांस का आवरण अच्छा होना चाहिए। विप्रकृष्टांतरौ स्तनौ, स्तन जो है उसमें काफी अंतर हो। अभी बच्चे में तो स्तन की डेवलपमेंट उस समय में नहीं हुई है, सिर्फ स्तन चुचुक अलग उसमें अंतर हो ये देखना चाहिए। असंपातिनी स्थिरे पार्श्वे, असंपातिनी सुनिर्गते किंवा अलक्ष्ये, वृत्त परिपूर्ण आयतौ बाहु सक्तिनी अंगुलयश्च, तो वृत्त परिपूर्ण आयत इस प्रकार के बाहु सक्तिनी, बाहु सक्ति और अंगुली ये सभी होने चाहिए। आजान बाहु ये एक विशेषण दिया जाता है, राम को विशेषतः दिया गया है। तो जानू तक हस्त लंबे होना, हाथ लंबे होना एक अच्छा माना गया है इस प्रकार से। महद उपचितम पाणिपादम, हस्त और पाद दोनों बड़े और उपचित होने चाहिए। स्थिरा वृत्ता स्निग्धा ताम्रा तुंगा कुर्माकरा करजा, करज ये शायद कर से उत्पन्न होने वाले जो वहां पे एक तो रेखाएं होती है और ऊंचाई होती है कहीं कहीं। प्रदक्षिणावर्ता सोत्संगाच नाभि,
ये तो देखना चाहिए प्रदक्षिणावर्त होती है क्या। पुरहा त्रिभागहीना समा समुपचित मांसा कटी। सो उरस से एक तृतीयांश भाग हीन सम असमुपचित मांस इस प्रकार की कटी होनी चाहिए। सिंह कटी यह एक विशेषण दिया जाता है। तो उसका उरोभाग बड़ा होता है और कटी तृतीयांश कम इस प्रकार की होती है। वृत्तौ स्थिरोपचित मांसो नात्युन्नतो नात्यावनतो स्पिचौ। वृत्त स्थिर उपचित मांस ज्यादा ऊंचा भी नहीं ज्यादा अवनत भी नहीं इस प्रकार के स्फिक प्रदेश होने चाहिए। तो स्फिक का संबंध मांस और शुक्र दोनों से है। अनुपूर्व वृत्तौ उपचय युक्तौ तो ऊपर की तरफ वृत्त उपचय युक्त इस प्रकार के ऊर्व होने चाहिए। नात्युपचिते नाट्यपचिते पाणी पणिपदे एणिपदे प्रगूढ़ स्थिरास्ति संधि जंघे। ज्यादा उपचित भी नहीं अपचित भी नहीं इस प्रकार के एणी पद जिसमें है प्रगूढ़ स्थिरा अस्थि संधि इस प्रकार के जंघा होने चाहिए। एणी जंघा सदृशे। अच्छा। तो एणी का मतलब ये मृग है तो उस प्रकार के होने चाहिए। नात्युपचितौ नाट्यपचितौ नाट्यपचितौ गुल्फौ पूर्वोपदिष्ट गुणौ पादौ कूर्माकारौ। पूर्वोपदिष्ट क्या है? प्रकृति युक्तानि मातमूत्र पुरुष गुह्यानि तथा स्वप्न जागरण आयास स्मित रुदित स्तन ग्रहणानि। तो ये प्रकृति युक्त होने चाहिए वातमूत्र पुरुष गुह्य। तो इसमें अभी ये मेडिटेशन के द्वारा परीक्षण किया जाता है कि संधि रुद्ध गुद वगैरह इस प्रकार की कुछ अवस्था है क्या। और वैसे ही इसी के बारे में योनि वगैरह के बारे में भी देखना पड़ेगा। स्वप्न जागरण आयास स्मित रुदित स्तन ग्रहण ये सभी प्रकृति युक्त होने चाहिए कि यच्च किंचित अन्यदपि उपयुक्त अपि अनुक्तम अस्ति तदपि सर्वं प्रकृति संपन्नम इष्टम। और जिसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है वो भी सभी प्रकृति संपन्न अपेक्षित है। विपरीतम पुनः अनिष्टम ये इष्ट है विपरीत जो है वो अनिष्ट है। इति दीर्घायु लक्षणानि। तो इस प्रकार के दीर्घायु लक्षण बताए गए। तो मुझे लगता है कि इसका प्रचलन व्यवहार में नहीं है अभी और वैद्यों के फैमिलीज में भी नहीं है। तो ये तो देखने की और परीक्षा करने की बात है। और वैद्यों के घर में तो होना अनिवार्य है इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि इसको प्रचलन में लाए और उसी समय आयुष प्रमाण के बारे में जानने की कोशिश करें ये एक अच्छा रहेगा। बाद में जिस प्रकार का खाना पीना पोषण होगा उसके आधार पर कुछ बदलाव आ सकते हैं लेकिन पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ये अच्छा इस प्रकार का है तो एक अच्छी चीज रहेगी। अतो धात्री परीक्षा उपदेक्षामः। तो धात्री की परीक्षा करनी है। अथ ब्रूयात धात्रीम आनय समान वर्णाम यौवनस्थाम दिभृताम अनातुराम अव्यंगाम अव्यसनाम अविरूपाम अजुगुप्सिताम देश जाति याम अक्षुद्राम अक्षुद्रकर्मिणीम कुले जाताम वत्सलाम अरोगाम जीवद्वत्साम पुंवत्साम दोग्ध्रीम अप्रमत्ताम अनुच्चारशायिनीम अनंत्यावसायिनीम शरोपचाराम शुचिम
अशुचि द्वेषिणी तनस्तन्य संपदोपेतामिति। तो उसको बोलना है कि धात्री को लेके आओ, समान वर्ण हो, यौवनस्थ हो, निभृताम, अनातुराम, निभृताम इति विनीताम, अनातुर, अव्यंग, अव्यसनाम, जिसको कोई संकट नहीं है। व्यसन का संस्कृत में अर्थ जो है संकट इस प्रकार का है। अभिरूपाम, विरूप जो न हो इस प्रकार के। अजुशिक्षिता, देश जातीयाम, देश और जाति उसी देश और जाति की इस प्रकार की है। अक्षुद्राम, अक्षुद्र कर्मिणी, क्षुद्र न हो और क्षुद्र कर्म भी न करने वाली इस प्रकार की हो। कुले जाताम, वत्सलाम, अरोगाम, जीवत वत्साम, पुवत्साम। जीवत वत्स और पुवत्स दोनों के हैं। आता धात्री परंपरा पूर्ण गेली ना, डायरेक्ट मिल्क पावडर से करतात। माता दूध कमी पडले तरच धात्रीचे दूध, ये अगर माँ का दूध कम है तो धात्री का दूध देने के प्रकार का था प्रचलन। धात्रीला आपली टेस्टिंग हे सगळे दिलेत ना आता लक्षण। हाँ, तो जीवत वत्स और पुवत्स ये भी बात बताई गई है कि जिसके लड़के हो इस प्रकार से। दोग्ध्रीम, अच्छी तरीके से दूध निकाला जा सकता है। अप्रमत्ताम, अनुच्चार शायिनी, अनुच्चार शायिनी, हाँ, अर्थ लगाना मुश्किल है थोड़ा सा। अनुच्चार शायिनी, अंत्यावासिनी, अंत्यावसायिनी, शूद्राभिप्रायेण शूद्रस्य सवर्णत्वेन चाण्डालादि स्त्री प्रसक्ता सा च निषिध्यते। अनंत्यावसायिनी, ब्राह्मणादीनांच त्व असवर्णत्वेनैव सा निरस्ता, किंवा ब्राह्मणादीनामपि पतित ब्राह्मण्याद्या अनंत्यावसायिनी इति शब्देन क्षिप्यते। नवप्रसूत असावी असे असेल का? नवप्रसूत ही होनी चाहिए ऐसा थोड़ा मुश्किल है बताना। लेकिन लड़का लड़की अगर 1-1.5 बरस के हो रहे हैं फिर भी दूध अच्छा है इस प्रकार से, तो शायद भी हो सकती है। और दूध इतनी ज्यादा मात्रा में है कि अपने बच्चे का पालन पोषण करके भी बहुत दूध ज्यादा है, तो उस धात्री को नव प्रसूत भी सोच सकते हैं। तो अनंत्यावसायिनी थोड़ा अजीब है। तो अंत्यावसायिनी नहीं होनी चाहिए, शूद्र नहीं होनी चाहिए। सवर्णत्वेन चांडालादि स्त्री प्रसक्ता साच निषिध्यते। तो उसको किस धात्री का दूध देना है फिर उसके बच्चे को? तो कुशलोपचाराम शुचिम, अशुचि द्वेषिणी, अशुचि का द्वेष करने का, स्तन्य संपद उपेता में थी, और स्तन और स्तन्य संपद से युक्त इस प्रकार से। इसमें एक बात हो सकती है, अभी ये सरोगसी का जमाना है और आईवीएफ जब फेल होता है बहुत बार, तो सरोगसी पद्धति से जन्म करवाया जाता है।
तो ये तो पूरा गर्भाशय इस प्रकार के दूसरे गर्भाशय में ये इम्प्लांट करके वहां पे बढ़ा के फिर मूल माँ को परत देना है इस प्रकार से। तो इससे तो बेहतर ये है कि स्तन्य की इस प्रकार की देने वाली धात्री। तो अगर खोज करेंगे तो शायद इस प्रकार की धात्री मिलेगी कि जो ज्यादा दूध जिसके पास है और दूध पिलाने में समर्थ है, इस प्रकार की है। ये बाकी सब देखना है और फिर उस हिसाब से उसका चयन करना है। तो ये अभी ब्रेस्ट मिल्क बैंक भी आ गई है इस प्रकार से। तो ये तो किसका दूध है, क्या है और कितना प्रिजर्व्ड है ये भी मालूम नहीं, कितने काल तक प्रिजर्व्ड रहता है इस प्रकार से। तो बेहतर ऑप्शन ये जो है बता रहे इस प्रकार से धात्रियों को ढूंढना और उनका दूध देना। अगर दूध कम है तो दूध बढ़ाने की तो कोशिश करनी ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मेरे पास एक अजीब अनुभव हुआ कि कंसेप्शन और डिलीवरी हुई, लेकिन डिलीवरी होने के बाद भी लड़का था एक्चुअली, उसकी माँ का कहना था कि मुझे ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं माँ बन गई हूँ इस प्रकार से। वो जो फीलिंग होना है वात्सल्य का वो नहीं आ रहा इस प्रकार से। तो मैंने उसको एक काउंसलर के पास भेजा। वो काउंसलर अच्छी थी, वो करीबन 50 या थोड़ी सी ऊपर उम्र वाली थी। और फिर उन्होंने काउंसलिंग किया और इसका जो ये इस प्रकार का मानना था कि मैं माँ बन गई हूँ, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा इस प्रकार से, मुझे वो फीलिंग ही नहीं आ रही इस प्रकार से। वो बदल गई और वो अच्छे तरीके से उसने उसने पालन पोषण किया। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो उस काउंसलर का कहना था कि उसकी माँ बहुत ये कम उम्र थी की थी, वही उसी समय चल बसी थी। तो जो बातें माँ को कहनी है अपने बेटी से, खास करके प्रसूति के बाद या गर्भावस्था में वगैरह वगैरह इस प्रकार से, वो उसको सुनने में नहीं आई थी। तो ये तो बड़ा अजीब चक्कर है इस प्रकार का। लेकिन काउंसलिंग के बाद वो सुधर गई और फिर ये तकलीफ नहीं हुई इस प्रकार से। तो ये भी बात हो सकती है कि अ, माँ अगर बहुत जल्दी उसका देहांत हो गया है और जो बातें माँ ही कह सकती है वो अगर कहीं नहीं जाए तो फिर इस प्रकार की आपत्ति आ सकती है। ये मैंने खुद हमारे क्लिनिक में देखा, अनुभव इस प्रकार का है। तो ये बाहर का दूध देने के बजाय स्तन्याभावे पयश्चागम द्रव्यम तद्गुणम पिबेत, ये तो वाग्भट में आप बताया है। तो ये वो नहीं है तो बकरी का दूध, और बकरी का दूध भी नहीं है तो तद्गुण करके गाय का दूध, देसी गाय का दूध देना है। देखिए हमें भी सभी फॉर्म फीड पर उतर आते हैं डायरेक्टली। अगर दूध कम है तो फॉर्म फीड शुरू कर देते हैं और ये एक तरीके से नैसर्गिक नहीं है, तो उससे दूर रहना ज्यादा बेहतर है। मेरी एलर्जी और आयुर्वेद के बारे में एक मुलाकात अमेरिका में हुई थी। तो उन्होंने सवाल पूछा था कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि ये जो बाहर का दूध अभी देते हैं, खास करके जर्सी गाय का, वो टॉलरेट नहीं होता। स्तन्य की किसी का एलर्जी है ऐसा तो कभी देखा नहीं गया कि ब्रेस्ट मिल्क की एलर्जी है इस प्रकार से। तो माँ का दूध सबसे अहम है, वो नहीं मिलता है तो देसी गाय का दूध है, बकरी का दूध है, और वो नहीं मिलता है तो देसी गाय का दूध है इस प्रकार से। लेकिन उस जमाने में तो ये प्रचलन में कुछ भी नहीं था इस प्रकार से। फॉर्मूला फीड जो है वो अभी काफी प्रचलन में है।
और फिर कंपनियां बनाती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते रहते हैं, यही सिलसिला चला आ रहा है। तो बेहतर है कि नैसर्गिक ऑप्शन धात्री के रूप में पहले ढूंढे, ये सबसे बढ़िया है। तत्र इयं स्तनसम्पत् नात्यूर्ध्वौ नातिलम्बौ अनतिकृशौ अनतिपीनौ पिप्पलकौ सुखप्रपानौ च इति स्तनसम्पत्। तो ज्यादा ऊपर भी नहीं, ज्यादा नीचे भी नहीं, अति कृश भी नहीं, अति पीन अति पुष्ट भी नहीं, युक्त पिप्पलक इस प्रकार के, और सुख प्रपान उच्च स्तन वृद्धौ, और सुख से बालक पान कर सके, इस प्रकार के स्तन होने चाहिए। ये भी अभी अजीब तरीका है थोड़ा सा। कुछ इस प्रकार के माताओं में स्तन्य प्रादुर्भाव होता है, लेकिन बच्चा अच्छी तरीके से पी नहीं सकता, और फिर वो भूखा रहता है, ये फॉर्म फीड शुरू कर देते हैं इस प्रकार से। या पुणे में एक गायनेकोलॉजिस्ट है, वो इसके बारे में मार्गदर्शन करती है कि किस प्रकार से गोद में बच्चे को लिया जाए स्तनपान के लिए। पोजीशन जो है वो सबसे अहम 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 है इस प्रकार से। वो पोजीशन अगर ठीक होती है तो बच्चा अच्छी तरीके से चूस सकता है, ये एक बात है। दूसरी, कभी कभी बच्चे बहुत ही आसक्त है, तो उनमें ताकत नहीं रहती इस प्रकार से स्तन्यपान करने की। तो एक प्राचीन तरीका है, एक बहुत तलम इस प्रकार का वस्त्र लिया जाता है, उसकी सुरनली जैसी बनाई जाती है, जिसको चिरटोली कहते हैं, और फिर दूध निकाल के एक बर्तन में लेते हैं या वाटी कटोरी में लेते हैं और उस चिरटोली का एक जो किनार है वो दूध में और दूसरा उसके बालक के मुख में देते हैं। तो ये थोड़ा सा आईफन से ऐसा काम करता है, और बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है। एक बार उसको ये आदत पड़ गई तो फिर डायरेक्टली स्तन के ऊपर लगा सकते हैं, और फिर वो स्तन्य चूसना शुरू कर देता है। तो ये चिरटोली जिसको कहते हैं, ये इस प्रकार से वस्त्र की सुरनली बना के उससे पान करवाना, दूध का पान करवाना, ये ट्रेडिशनल है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। और दूध है लेकिन बच्चा पी नहीं रहा, इस प्रकार की स्थिति है, तो पोजीशन के बारे में जरूर सोचना है। अभी मुझे मालूम नहीं यूट्यूब में इसके बारे में कुछ है क्या, कि प्रॉपर पोजीशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इसके बारे में कुछ वर्णन मिलता है क्या इस प्रकार से। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये परेशान करती है कि अगर अच्छी तरीके से बच्चा पी नहीं रहा तो फिर आगे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इस प्रकार से। तन्य संपत्तु प्रकृति वर्ण गंध रस स्पर्शम। तो प्रकृति इस प्रकार के वर्ण गंध रस स्पर्श नैसर्गिक जैसे होने चाहिए वैसे होने चाहिए। उदपात्रे च दुह्यमानम उदकम वियति प्रकृति भूतत्वात्। उदक के पात्र में अगर ये छोड़ देते हैं दूध, तो वो उससे घुल मिल जाता है। उदकम विशेषणम एति प्राप्नोति इत्यर्थः, व्याप्नोति इत्यर्थः। उदके विसर्पत् क्षीरं प्रशस्तम् इति वातादि दृष्ट क्षीर लक्षणानि तत् पुष्टिकरम आरोग्यकरं च इति स्तन्य संपत्। तो ये पुष्टिकर और आरोग्यकर है, ये स्तन्य संपत् इस प्रकार की बताई गई। अभी एक अहम मुद्दा इम्यूनिटी के जरिए देखना चाहिए। बालकों को दूध से, स्तन्य से इम्यूनिटी प्राप्त होती रहती है। तो जो बच्चे अच्छी तरीके से स्तन्यपान करते हैं और स्तन्यपान पर ही 6 महीने तक निर्भर रहते हैं, दूसरा कुछ बाहर का दूध वगैरह ले लेते हैं, और माँ भी उसके बारे में जो निर्बंध है सूतिका को जो पालने हैं वो निर्बंध करती रहती है,
तो फिर इम्यूनिटी अच्छी रहती है बच्चे की और बीमारी होती नहीं है। ताई राजवाड़े हमें जब सिखाती थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 1978-79 की, वो उनका आखिरी बरस था, वो रिटायर होने वाली थी। और वैक्सीनेशन का प्रचलन नया नया शुरू हुआ था उस समय में। तो उनको पूछा गया कि आपकी राय क्या है वैक्सीनेशन के बारे में, बच्चों का वैक्सीनेशन करना है नहीं करना है, इस प्रकार से उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था उसका। उन्होंने कहा कि अगर हम अच्छी तरीके से बालकों का संगोपन करते हैं, उसको बाहर नहीं लेके जाते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो कोई मुसीबत नहीं है, वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। लेकिन 2 महीने के बच्चे को लेकर अगर हम सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं, तो ये मूर्खता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर ये बीमार हो जाए तो ये लड़के का दोष नहीं है, ये उस सिस्टम का दोष है, इस प्रकार से। तो मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी के बारे में जिक्र होना जरूरी है, और ये जिक्र हम गर्भावस्था से लेकर अगर करेंगे, जो भी गर्भिणी परिचर्याएं बताई गई है, जिस प्रकार से गर्भिणी को आहार देना है, वहां से अगर शुरू करते हैं, स्तन और स्तन्य संपद दोनों अच्छे होते हैं, तो बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और उसके साथ में ये सोना घिस के देने का भी प्रचलन है, गुट्टी देने का प्रचलन है, तो वो सब हम करते रहते हैं। अभी ये पुष्य नक्षत्र पर इस प्रकार का सुवर्ण देना, इस प्रकार का प्रचलन बढ़ गया है काफी, और काफी वैद्य सुवर्ण प्राशन विधि को करवाते हैं, और लोग भी जाते हैं, इस प्रकार का है। लेकिन वैक्सीनेशन भी दी जाती ही है, ये भी एक अलग बात है। अब कोविड-19 के बारे में फिर से होने की संभावना है, या चाइना से फिर से संक्रमण होने की संभावना है, इस स्थिति में क्या बताते हैं कि नहीं नहीं, बूस्टर डोज भी ले लो, वैक्सीनेशन का स्पीड बढ़ाओ वगैरह वगैरह, वैक्सीनेशन से ही सब होने वाला है, यही एक मत प्रदर्शित किया जा रहा है। तो शुरू से लेकर अगर हम इम्यूनिटी के बारे में सोचेंगे कि गर्भावस्था से लेकर सूतिकावस्था और स्तन्यपान वगैरह वगैरह के बारे में, या फिर ये बालगुटी और स्वर्ण विधि, और फिर आगे अन्नपान जो शुरू होना है वो भी नैसर्गिक इस प्रकार का हो, घर में पूरे परिवार में ही अन्नपान नैसर्गिक इस प्रकार का हो, देसी गाय का ही दूध हो, तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और घर में लोग हो, दादा दादी नाना नानी इस प्रकार से कुछ एल्डरली इस प्रकार के लोग हो, ज्येष्ठ नागरिक हो, तो परवरिश अच्छी तरीके से होगी। फिर ये वैक्सीनेशन वगैरह की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अभी फिलहाल ऐसा है कि इसके बारे में जो बहस की जाती है, ये देवी कांजनिया और क्षय रोग वगैरह वगैरह बारे में बताया जाता है कि वैक्सीनेशन के जरिए ये देवी मिट गया, इस प्रकार का। और बाकी काफी रोगों में, मीजल्स के बारे में उतने ज्यादा पैमाने पर भी मरीज नहीं मिलते हैं। लेकिन यकृत प्लीहा औष्ण स्पर्श ये काफी बच्चों में पाया जाता है, या आगे वाले पीढ़ी में पाया जाता है। तो उसका क्या विचार करें, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो केवल वैक्सीनेशन के जरिए ये हुआ है, या उसके दूसरे भी कारण है, ये भी देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी ने जो वैद्यक सत्ता किताब लिखी है, उसमें टीबी के बारे में बात की है। कि टीबी का एक बैक्टीरिया होता है, और उसके जरिए, इन्फेक्शन के जरिए टीबी होता है। ये बात समझ में आने के बाद जब तक उसकी दवा बाजार में आ गई,
तब तक टीबी का ऑकरेंस 75% से 12% तक नीचे आ गया था अमेरिका में। और केवल अमेरिका की समृद्धि यही एकमात्र उसका कारण था। ये 12% पर आने पर ये वैक्सीनेशन आ गया इस प्रकार से, और अभी उसी को लोग ज्यादा मानते हैं कि वैक्सीनेशन के जरिए हमने बहुत सारे रोगों पर काबू पाया है इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि अगर शुरू से लेकर गर्भावस्था से लेकर या उसके पूर्व भी पंचकर्म करवाते हैं, रसायन वाजीकरण चिकित्सा करवाते हैं, तो माँ बाप की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। फिर बच्चे में इम्यूनिटी इस प्रकार के बलवत पुरुष देशे काले च जन्म, ये जो बात बताई गई है, इस प्रकार से अगर बलवत पुरुष देश काल इसमें जन्म होता है तो इम्यूनिटी अच्छी इस प्रकार की होगी। और आगे चलकर ये स्तन संपत, स्तन्य संपत वगैरह वगैरह, सुवर्ण प्राशन और देसी गाय का दूध वगैरह वगैरह और नैसर्गिक आहार, ये प्रचलन में रहेगा तो इम्यूनिटी अपने आप बढ़ती रहेगी। और बच्चों के लिए तो खेलना कूदना ही काफी है, उनके लिए व्यायाम की जरूरत नहीं। तो व्यायाम तो 16 बरस के बाद शुरू हो सकता है, तब तक खेलना कूदना ये अगर अच्छे तरीके से होता है तो और कुछ करने की जरूरत इस प्रकार की नहीं है। और नेचर एक्सपोजर होना जरूरी है। अभी कुछ हो जाएगा ऐसा करके साइकिल भी सिखानी नहीं है, इस प्रकार के भी देखा जाता है कि साइकिल पर जाएंगे, कहीं गिर गई, आपघात हो गया तो कैसे करेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि शरीर को उस प्रकार की आदत पड़ेगी कि इस प्रकार के जंतु होते हैं, सूक्ष्म जंतु होते हैं, और उनसे कैसे निपटना है, ये शरीर सीख लेता है इस प्रकार से। और फिर जब युवावस्था आ जाएगी तो व्यायाम करना है, योग करना है, उसमें संदेह नहीं है। और खाने में परिवर्तन कभी 2-3 महीने में, 6 महीने में एक आध बार इतना ही करना है। या हर हफ्ते होटलिंग करना वगैरह वगैरह सब तो फिजूल इस प्रकार की बातें हैं। तो ये सब करेंगे और मानसिक संतुलन रहेगा तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। लेकिन इस प्रकार से इम्यूनिटी के बारे में सोचा नहीं जाता, और अभी तो इसके बारे में ज्यादा सजग होना जरूरी है। जब कभी एलोपैथी का माहौल कम हो जाएगा और आयुर्वेद ऊपर आएगा तो इन सभी के बारे में तो हमें सोचना ही है। अभी पूरा प्रभाव एलोपैथी का है समाज मन पर, और हमारे डॉक्टरों पर भी, बीएमएस डॉक्टरों पर भी इसी प्रकार का प्रभाव है। तो उसमें से बाहर निकलना या हमारे लिए भी मुश्किल काम है, तो बाकी आम जनता के लिए तो छोड़ो इस प्रकार से। फिर भी वैद्यों के जो लड़के लड़कियां हैं उसके बारे में हम जरूर सोच सकते हैं, और आगे की पीढ़ी कैसे अच्छी तैयार हो इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। तत् पुष्टिकर्म आरोग्यकरं चेति, तो ये पुष्टिकर और आरोग्यकर है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा स्तन्य के बारे में है। अतोन्यथा व्यापन्नम नियम, इसके विपरीत अगर है तो व्यापन्न समझना है। तस्य विशेषः शाव अरुण वर्णम। अभी मुझे भी लगता है कि इसके बारे हम कैलोरीमेट्री का प्रयोग करें। शाव अरुण वर्ण इस प्रकार का दिखाई देना, तो कलरीमेट्री इस प्रकार से, कैलोरीमेट्री। तो ये हमारी खासियत है, तन्य दृष्टि आयुर्वेद की खासियत है। और जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं जो जिनका स्तनपान चल रहा है उनके बारे में माँ का स्तन्य परीक्षण करना बहुत जरूरी है। मैं तो मेरे क्लिनिक में करता रहता हूँ। और फिर पानी में डालकर क्या होता है देखना, और उसके मुताबिक
उसको दवाइयाँ देना, स्तन पर लेप लगाने के लिए कहना वगैरह वगैरह। और बच्चों को दवा दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन माता को दवा देना, औषध देना, ये जरूरी इस प्रकार का होगा। तो ये हमारी खासियत है, आयुर्वेद की खासियत है। ये स्तन्य दृष्टि का माहौल एलोपैथी में तो है नहीं कुछ इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि जो चीजें एलोपैथी में है नहीं इस प्रकार से, और हमारा उसमें ज्यादा अधिकार है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अग्नि विचार आयुर्वेद का एक अहम विचार है, जिसको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आम विचार ये आयुर्वेद का अलग विचार इस प्रकार का है, ये स्तन्य विचार ये एक अलग विचार इस प्रकार का है, ये बालकों का परीक्षण इस प्रकार का ये भी एक अलग विचार है। तो इन सभी के बारे में अगर हम सजग रहेंगे और लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आयुर्वेद का वैशिष्ट्य क्या है ये समझ में आएगा। हम ये नहीं बताएंगे तो किसको क्या पता पर चलेगा इस प्रकार के बारे में। तो ये जरूरी है कि हम लोगों तक ये सभी बातें पहुंचाए। दूसरी जगह ऐसा होता है कि एलोपैथी में कुछ हुआ तो ये हमारे पास पहले ही था, तो वो लोग हंसते हैं फिर इसके ऊपर, कि अगर आपके पास पहले ही था तो आपने बताया क्यों नहीं इस प्रकार से। तो ये जो हमारे विचार है, रस के बारे में एलोपैथी में कुछ नहीं है, जो आहार के बारे में जो बात कही जाती है, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह इस प्रकार से, षड रसों के बारे में कुछ विचार नहीं है, और हमारा अहम मुद्दा है षड रस ये। तो ऐसे मुद्दों को ढूंढना है जो एलोपैथी में बिल्कुल मालूम नहीं है किसी को, और फिर उनका प्रचार प्रसार करना है। ये आयुर्वेद में ही आयुर्वेद की विशेषता है इस प्रकार से, तो लोग समझ पाएंगे आयुर्वेद में कुछ अलग है। तो इम्यूनिटी के बारे में अगर हम इस प्रकार से बहस करेंगे कि माँ की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए और स्तन्य अच्छा होना चाहिए, तो बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी इस प्रकार से, तो शायद थोड़ा विचारों में परिवर्तन इस प्रकार का आएगा। कषायानुरसम, तो रस कौन सा है, मधुर रस होना ये आवश्यक इस प्रकार का है। तो ये चख के देखे रस कौन सा है इस प्रकार से। विशदम स्वच्छ अनालक्ष्य गंधम, तो गंध जिसका अनालक्ष्य इस प्रकार का है, स्पष्ट रूप से व्यक्त इस प्रकार का नहीं है। नीचे देखते हैं, ये भी है, ठीक है। तो अनालक्ष्य गंधम रूक्षं द्रवम फेनिलम लघु अतृप्तिकरम। अनालक्ष्य गंधम, ठीक है, अर्थ तो वही होगा। रूक्ष द्रव फेनिल लघु अतृप्तिकरम दर्शनम वातविकाराणाम कर्तृ वातोपसृष्टम क्षीरम अभिज्ञेयम। तो तृप्ति अगर नहीं हो रही है, ज्यादा लघु है, कर्षण करने वाला है और वातविकार निर्माण करने वाला है, ये वातोपसृष्ट क्षीर इस प्रकार का समझ लेना चाहिए। कृष्ण नील पीत ताम्र अवभासम, तो ये कृष्ण नील पीत ताम्र इस प्रकार का जो दिखने वाला है। तिक्ताम्ल कटुकानुरसम, तिक्ताम्ल कटुक इस प्रकार का अनुरस है। कुणप रुधिर गंधी, कुणप और रुधिर गंधी, अरे बाप रे, ये तो अजीब है, ऐसा तो नहीं देखा कभी। वृषोष्णम पित्त विकाराणां कर्तृ च पित्तोपसृष्टम क्षीरम अभिज्ञेयम, ज्यादा उष्ण। तो जो फिजिकल भाव है, रंग और स्पर्श इस प्रकार का, वो तो हम अभी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के जरिए देख सकते हैं। तिक्तरस पित्तशामक असून पित्तदुष्ट स्तन्यामध्ये कसा येतो, कटू आणि आम्ल या पित्तकर रसाबरोबर। हाँ, ये एक बड़ा अजीब माहौल है, और केवल यहीं पे नहीं है, अम्ल पित्त में भी तिक्त सर्दी होती रहती है। और
उसमें दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो वात का अनुभव, क्योंकि तिक्त रस का संबंध ज्यादा वात से है, दूसरे कफ और पित्त दोनों से नहीं, दोनों का शामक है एक्चुअली। तो एक अनुरस वात का अनुबंध हो सकता है, ये एक बात। या शरीर की एक टेंडेंसी होती है कि पित्त बढ़ा है, उसको कम करने के लिए तिक्त रसात्मक कुछ निर्माण करते हैं, वो पित्त से जुड़ा जाता है इस प्रकार से। लेकिन तिक्त अम्ल छर्दी या अम्ल पित्त में काफी कॉमन इस प्रकार का है। और फिर ये तिक्तास्यता भी लक्षण के रूप में देखी जाती है। तो शायद एक शरीर की कोशिश है दोष वैषम्य को स्थिर करने की, या फिर दूसरे वात दोष का अनुबंध इसमें हो, ये बात हो सकती है। लेकिन तिक्त रस इस प्रकार का देखा जाता है। पित्तवृद्धीमध्ये पण तिक्तास्यता येते। तो वही मैं बता रहा हूँ कि काउंटर एक्ट करने के लिए शरीर कुछ प्रयास कर रहा है, और फिर ये तिक्तास्यता इस प्रकार की देखी जाती है इस प्रकार से। निरामय पित्त कहना मुश्किल है थोड़ा इसको। आताम्रम पीतम अत्युष्णम इस प्रकार का सामम विगंधम विज्ञेयम, अभी उष्णम रसे कटुकम अस्थिरम। माधव निदान का मुझे श्लोक नहीं याद आ रहा अभी, पण अन्य दोषाबाबत असं का होत नाही? मुश्किल है बताना। पूर्वते ही रुचिन दोषा वगैरह इस प्रकार की बात होती है। विपरीत समानयोः वृद्धाक्षेणाश्च भूयिष्ठं लक्षयन्त्यबुधास्तु न। लेकिन ये प्रीति है, रुचि है। तो दूसरे रसों के बारे में रुचि होना ये ठीक है, शरीर में ही इसी प्रकार के भाव निर्माण होना विपरीत गुण वाले इस प्रकार के। ये पित्त के बारे में अभी मुझे याद नहीं आ रहा, किसी वात या कफ के बारे में इस प्रकार का कुछ होता है क्या, कहीं सूत्र है क्या इस प्रकार के? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, अगर संदर्भ कुछ मिलता है तो उसके बारे में बात करेंगे इस प्रकार से। तो वृषोष्ण बहुत ही ज्यादा गर्म, तो ये भी एक बात हम थर्मामीटर से माप सकते हैं कि ये कितना गर्म है, क्या है इस प्रकार से। पित्त विकाराणां कर्तृच पित्तोपसृष्टम क्षीरम अभिज्ञेयम, और पित्त विकारों को निर्माण करने वाला। भी बालकों में तो नहीं देखा जाता पित्त विकार निर्माण होते हैं, बालकों में ज्यादातर कफ ही इस प्रकार का होता है। अत्यर्थ शुक्लम अति माधुर्योपपन्नम लवणानुरसम हृततैल वसा मज्जगंधी, तैल वसा मज्जगंधी पिच्छिलं तंतु उदक पात्रे अवसीदत श्लेष्म विकाराणां कर्तु श्लेष्मोपसृष्टम क्षीरम अभिज्ञेयम। तो ये ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं, स्तन्य दुष्टि जो है, कफ दुष्ट स्तन्य ज्यादा पाया जाता है। कभी कभी ये शावारुण वर्ण या रुक्ष फेनिल इस प्रकार का मिलता है, जो वातदुष्ट स्तन्य इस प्रकार का होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा प्रचलन में पाया जाता है। और फिर उसके हिसाब से स्तन पर लेप लगाना और वो धोकर फिर स्तन्यपान देना, ये एक चिकित्सा बताई गई है। और भीतर भी दवाइयाँ दे सकते हैं। एक पाठादि योग आया है, स्तन्य स्तन्य दोषहर पाठादि करके उसका प्रयोग करता है, त्रिदोष स्तन्य के लिए बताया गया है। तेषां तु त्रयाणामपि क्षीरदोषाणां प्रतिविशेषम् अभिसमीक्ष्य यथास्वं यथा दोषञ्च वमन विरेचन आस्थापन अनुवासानि विविधकृतानि प्रशमनाय भवन्ति। अब सीधा पंचकर्म ही बताए स्तन्य दृष्टि के लिए। तो प्रतिविशेष को जानकर यथास्वम यथा दोषंच,
जिस प्रकार से और जिस दोष के अनुसार है वमन विरेचन, तो कफ के लिए वमन, कृषि के लिए विरेचन और वात के लिए आस्थापन अनुवासन, ये विभज्य कृतानि प्रशमनाय भवन्ति। तो धात्री को तो तीक्ष्ण वमन देना है और बालक को भी वमन देते हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि बालक को वमन नहीं देते हैं। शुरू में ही ये जन्म के तुरंत बाद सैंधव और घी के साथ वमन देना है, ये भी बात बताई गई है। तो ये बात हो सकती है और अपने आप भी वमन होता है, ये भी बात होती है। और अगर अपने आप वमन होता है तो ठीक है, समझ लेना चाहिए, जो भी अजीर्ण कफ इस प्रकार का था वो निकल गया। मैंने एक अजीब उदाहरण देखा था। एक पेडियाट्रिशियन अपने लड़के को लेके आई थी और उसका कहना था कि इसको साइक्लिक वोमिटिंग सिंड्रोम है। मैंने बात पहली बार सुनी, तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्या होता है? तो बोली 2-3 महीने अच्छे निकल जाते हैं और फिर अचानक एक दिन वोमिटिंग शुरू हो जाती है। और कुछ भी करो, मैं पेडियाट्रिशियन हूँ, अस्पताल में दाखिल करते हैं, उसको सलाइन देते हैं, एंटीएमेटिक देते हैं, कुछ भी करो कुछ भी नहीं होता, उल्टियाँ होती ही रहती है। और फिर 2-3 दिन के बाद अपने आप शांत हो जाती है, फिर कुछ नहीं होता। फिर 2-3 महीने ऐसे ही अच्छे चले जाते। तो मैंने हिस्ट्री ले ली तो वो बहुत सारा कुछ खाता था, कफवर्धक इस प्रकार का, दही और दूध और बाकी भी बहुत चीजें, बहुत मीठा खाता था वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मैंने वो सब बंद करवाया, उसको कुछ सितोपलाबुचूर्ण वगैरह ऐसी मामूली दवाई दे दी, वो साइक्लिक सिंड्रोम बंद हो गया। तो साइक्लिक वोमिटिंग सिंड्रोम एक अच्छा खासा नाम देके रखा है उसको। मूल रूप में देखने की कोई चिंता नहीं है कि क्या हो रहा है इस प्रकार से, और वो तो रहते नहीं, पता नहीं चलता है, ऐसा 2-3 महीने अच्छे जाते हैं, फिर ये फिर से होता है। वमन देताना बालकाची शारीरिक स्थिती कशी ठेवावी? नवजात बालकाला पण वमन देतात। मेरे ख्याल में शारीरिक स्थिति का ज्यादा संबंध नहीं है। ये जनरली खड़ा रखते हैं और चटवाते हैं तो ये अपने आप होता है, तो फिर हाथ को घुमाना है पीछे, पीठ में से ऊपर की तरफ, तो वमन अच्छा हो जाता है इस प्रकार से। सोते हुए भी हो सकेगा, लेकिन सोते हुए ज्यादा डिफिकल्ट इस प्रकार का होगा। और ये जो आशंकाएं होती है कि नाक में चला जाए, फेफड़ों में चला जाए, लोगों को अभी या क्या होता है कि उल्टी होती है तो अगर वो फेफड़ों में चली जाएगी तो बड़ा अनर्थ होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये बहुत ही रेयर है इस प्रकार का, ज्यादातर रेगुलर वुमन हो जाता है और फिर उससे काफी राहत मिल जाती है। तो अभी स्थिति ऐसी है कि वमन होता है तो तुरंत एंटीएमेटिक देने के हैं, अगर दस्त हो रहे हैं तो तुरंत रुकाने के लिए दवाइयां देनी है इस प्रकार से। तो ये मूर्खता है, गलत गलत है ये सब। पाचन करना आवश्यक होगा, लंघन करवाना आवश्यक होगा इस प्रकार से, और फिर ये अपने आप रुक जाएगा। या वमन होके रुक जाएगा, विरेचन होके रुक जाएगा इस प्रकार से। वमन और विरेचन ये लक्षण देखते ही बुरा हाल है, क्या होगा, नहीं नहीं हमें तुरंत ये करना है। इफ पेशेंट फील मोर वीक और टायर्ड आफ्टर वुमन, व्हाट टू गिव? ऐसा तो नहीं होता है। ये बड़ों की बात कर रहे हो, छोटों की बात कर रहे हो? जनरली अगर बहुदोषावस्था है तो वमन के बाद स्फूर्ति आती है, टायर्ड नहीं होते लोग। अगर अतियोग हो जाता है तो उसके बारे में सोचना है। लेकिन अतियोग तो टालना है, अपने आप वमन होने दे या फिर इस प्रकार का वमन करवाए जो हानिकारक इस प्रकार के न हो। तो फिर दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार से।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ है अतिसर्वतो वर्जयेत, ये बात है, और सोच समझ कर करना है। तो वमन इसमें एक अहम चिकित्सा इस प्रकार की रहेगी। पानाशन विधि से ये तो अभी जो है वो धात्री को देना है, माँ को वमन देना है। बच्चे को भी दे सकते हैं लेकिन पहले तो माँ को देना है। पानाशन विधिस्तु दुष्ट क्षीरा यवगोधूम शालिषष्टिक मुद्ग हरेणुक कुलत्थ सुरा संवीरक मैरेय मेदक लशुन करंज प्रायः स्यात्। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये इस प्रकार से खान पान विधि जो है वो देना है। तो स्तन्य दृष्टि को दूर करने वाले इस प्रकार के खान पान देने हैं। अब तो इन सभी के बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे इन सभी का मुद्ग गोधूम ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बाकी जो बताए गए हैं मेदक लशुन करंज प्रायः से, तो दोष के हिसाब से उसके बारे में सोचना है। वात और कफ के लिए लहसुन अच्छा है, करंज वैसे लेने की आदत नहीं है। तो बाकी थोड़ा सोचना पड़ेगा। सुवर्ण सूत शेखर महालक्ष्मी विलास चाटण दिले तर शीघ्र दौर्बल्य कमी होते वमनोत्तर, पण फारशी गरज पडत नाही। तो ये तो हमारे पास दवाइयाँ होती ही है, वो अलग बात है। लक्ष्मी विलास या महालक्ष्मी विलास ये एक अहम अच्छी दवा है। इस प्रकार से लाजामंड दे सकते हैं, तो उससे भी द्रव धातु की आपूर्ति हो जाती है, और लाजा त्रुट सर्दी अतिसार सभी को नष्ट करने वाली है। तो इस प्रकार से करते हैं। अभी पुराने जमाने में बालकों का अतिसार एक बड़ी समस्या होती थी। मैं जब सीख रहा था कॉलेज में, तो हमारे रिश्ते में कच्छ बच्चों को अतिसार होता था, मेरे को लटकर सर के पास लेके जाता था, और रजन्यादि चूर्ण, ये एक रजनी दारु सरल श्रेयसी बृहति द्वयम प्रश्न शता वाचा लीड़म माक्षिक सर्पिशा, वहां उस समय तो मिलता नहीं था, अभी केरल का मिलता है। एक अच्छी दवा थी उस समय में, लेकिन कुछ बालक परेशान ही रहते थे, तो ये महालक्ष्मी विलास वगैरह इस प्रकार की दवाइयों का भी प्रयोग करना पड़ता था। और सर का एक अजीब तरीका था कि दूध का पाचन नहीं हो रहा है, इसलिए गंधक रसायन देते थे। और मैंने देखा है कि गंधक रसायन से बालकों के अतिसार में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आणि त्याच्याकरता लसच असते. हम्म, अतिसाराकरता लसच येते. त्याच्यामुळे ह्याला दिलेली आहे शर्वला. काय दिलंय आपण गंधक रसायन? लस येते. हाँ लस येते अशी. लस, हाँ हाँ हाँ, वही वही मैं अभी एक वैक्सीनेशन आ गया है उसके बारे में। और अतिसार के मरीज मिलते नहीं है ज्यादा, बच्चे जो है वो, लेकिन पहले ये काफी प्रचलन में था, जो मालूम नहीं कि इसके जरिए इसमें रुकावट आ गई है इस प्रकार से। लेकिन ये बड़ी समस्या होती थी। दूसरा एक अनुभव कोलटकर सर का अजीब है।
एक उनकी ही छात्रा 6 महीने के बालक को लेके आई और उस बालक को उनके सामने मेज पर रखा। अब इसको बचाइए इस प्रकार से। पूरा डिहाइड्रेटेड था और सलाइन भी वेंस कोलैप्स हो गई थी, सलाइन भी नहीं दे सकते थे, इस प्रकार की स्थिति थी। एलोपैथी में तो कहा गया था कि कुछ घंटे घंटे ही रहेगा, इस प्रकार से। तो कोल्हटकर सर ने खास करके तालू में और पूरे बदन में दूध का अभ्यंग किया था और वो बच गया। उसकी उम्र अभी करीबन 30 बरस या उससे ज्यादा होगी। लेकिन इस प्रकार से दूध का अभ्यंग, जबकि वेंस कोलैप्स हुई है, करके बच्चे के प्राण बच गए उस समय में। तो ये बड़ा अजीब अनुभव इस प्रकार का है। यहाँ एक प्रभु देसाई करके है कोटकामते, कोकण में। उन्होंने तालू पर इस प्रकार के रिहाइड्रेशन दूध से काफी मरीजों में किया है और उनका कहना था कि 2-4 महीने के बच्चों के लिए तालू सबसे अच्छे अब्सॉर्बक है। तो तुरंत दूध उसमें से लिया जाता है और फिर डिहाइड्रेशन जो है कम हो जाता है। उन्होंने पेपर भी प्रेजेंट किया था उसका इस टाइम में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये बातें हमें मालूम तो होनी चाहिए कम से कम कि इस प्रकार से भी लोगों ने प्रयास किए हैं बचाने के लिए और उससे फायदा अच्छे तरीके से हुआ है। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलगण जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् दैत्यवर्गो हि नूनम। दुधाचा पिचू पिचू ही रखने का है। तालू वर अक्स अक्से ठेवायचे, अक्से म्हणजे काय? तालू के ऊपर दूध का पिच्चू रखना है और जब सूख जाता है तो फिर से दूसरा रखना है, इस प्रकार से करते जाना है। कसे ठेवायचे, या ये फ्रंट में है, यहाँ पे रखते हैं तो फिर उसका फायदा हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।